Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the साक्ष Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष Electrical Engineering में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका ऑफिशियली जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया गया है, उस बेस पे पार्ट ए एंड पार्ट बी आपके ऑफिशियली सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो अभी हम पार्ट बी में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे थे। सो जो भी स्टूडेंट्स एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा सिलेबस पे नजर डालते हैं, सो हम आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने ऑलमोस्ट आपको 2 यूनिट कंप्लीट कर दिया था। देन हमारा थर्ड चल रहा था, जो कि बीजेटी हम पढ़ रहे थे। क्लियर? हमारा फर्स्ट सेमी कंडक्टर फिजिक्स, सेकंड हमारा पीएन जंक्शन डायोड कंप्लीट हो गया था, और थर्ड हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर चल रहा था। और उसी बीच में हमारी तबीयत खराब हो गई थी। सॉरी, हम आपको स्पेशली सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको कुछ दो तीन दिन से हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर पाए ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, एंड मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया था। सो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था, और सर्दी, खांसी, फीवर, उसके बाद वायरल, समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को। सो इसीलिए हम आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाए, बट अब हम आपको कंटिन्यूटी में हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत जल्दी आपका सिलेबस कवर करें। देन उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस को स्टार्ट करें। क्लियर? सो हमारा भी पीएन जंक्शन डायोड कंप्लीट हो चुका है। बीजेटी हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, लेकिन अगर यदि आप नए जुड़े हैं चैनल के साथ, तो आप सबसे पहले चैनल पे विजिट कीजिएगा। प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू आप वीडियोस को वॉच करिएगा, क्योंकि आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस के नाम से आपका प्लेलिस्ट बनवा दिया गया है। सो चलते हम अपने लेक्चर पे। सो देखिएगा, हमने आपको बीजेटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको दो या 3 लेक्चर हमने प्रोवाइड कर दिए थे, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन किए थे। ओके, सो उसी सेशंस के आगे हम आज हमारा लेक्चर नंबर 39 रहने वाला है। सो 2-3 दिन के बाद आज हमारा लेक्चर आपको मिलेगा। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हम आपको अपना जो भी पढ़ा रहे हैं, हम आपको प्रॉपर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है? हमारी कोशिश ये है कि हम जल्द से जल्द आपको ये सिलेबस कंप्लीट करवा दें जो हम पढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो देखिएगा, हमारा टॉपिक रहने वाला है डायोड सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है? लेकिन आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए कि आप लोगों को लेक्चर्स कैसा लग रहा है, और आप लोग क्या और चाहते हैं। एक्चुअली कभी कभी तो ये भी लगता है ना कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स ना तो कोई मैसेज कमेंट करते हैं। एटलीस्ट आप कुछ भी आप रिव्यू के तौर पर, या फिर आप अप्रिशिएट करने के तौर पर, या फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हमें मोटिवेटेड करने के तौर पर एक कमेंट जरूर करा करिए, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा भी फील हो। क्योंकि चलिए, ये तो एक अलग बात है, बट आप वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताया करिए, और आपको इस वीडियो के माध्यम से कितनी हेल्प मिल रही है। क्योंकि अभी हम आपको 38 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप एक छोटा सा मैसेज जरूर करिए, और मैसेज के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपको जितने भी वीडियोस अभी एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज के करवाए गए हैं, तो आपको वीडियोस आपको किस तरीके से कैसे लग रहे हैं, आपको हेल्प हो रहा है, या फिर आपको समझ आ रहा है। जो भी आपके रिव्यूज हैं अबाउट दिस लेक्चर सीरीज, तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है? सो चलते हैं आज के हम अपने सेशन पे। तो सो देखिएगा, हमारा डायोड सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें हमने आपको क्या बताया था। ये हमारा होता है एनपीएन। क्या होता है? ये होता है ये होता है एन, ये देखिए, ये होता है एन, ये होता है पी, और ये होता है एन। तो ये पी का कॉमन टर्मिनल। कहने का मतलब है, आपको एज इट इज डायोड के सर्किट, ट्रांजिस्टर की जो डायोड सर्किट बना रखे हैं, आपको याद होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये सिंबल देकर
नाम न देकर आपको सिंबल पहचानने को आ गया तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये देखिए कॉमन टर्मिनल NPN, तो ये जो बीच वाला रहेगा ये P रहेगा, क्योंकि जब P रहेगा फर्स्ट N टर्मिनल रहेगा, सेकंड P रहेगा, फिर जब कॉमन P है तो ये भी P रहेगा और ये N रहेगा। कहने का मतलब है आपको एज इट इज याद रखना है। इसी तरीके से ये देखिए कॉमन यहाँ क्या हो रहा है, N हो रहा है, तो यहाँ दोनों साइड पे N मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा N, ये है हमारा P और ये है हमारा N। हमने आपको क्या बताया था, एमीटर बेस कलेक्टर, क्योंकि आपका जो बेस टर्मिनल है वो P है और P कॉमन है, तो आपको अगर मान लीजिए आपको इस टाइप का डायोड का सर्किट दे दिया, क्लियर, और आपसे पूछ लिया कि बताइए ये किसको डिनोट कर रहा है, और आपको यहाँ शो करके दे दिया NPN इस टाइप से, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये N और ये कॉमन टर्मिनल P, दैट मीन्स क्या हुआ, ये NPN ट्रांजिस्टर हुआ, क्लियर। चूंकि आपको डायोड सर्किट ट्रांजिस्टर के बहुत कम पूछे जाएंगे, आपको सिंबल जरूर याद रखना है, किसका, ट्रांजिस्टर का, क्योंकि ये नोट्स में थे, हमने जब पढ़ाया था बच्चों को ऑफलाइन तो उसमें ये मेंशन था, ठीक है, जब हमने पढ़ाया था। तो फिर ये, हालांकि ये डायोड सर्किट आपको नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी आपको इनकेस ये याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर के जो डायोड सर्किट हैं वो इस टाइप के होते हैं। क्योंकि देखिए ये हमारा एक डायोड हुआ, ये हमारा दूसरा डायोड हुआ और ये हमारा कॉमन टर्मिनल हुआ, तो इनको कनेक्ट कर दिया, ये फर्स्ट देन सेकंड और ये हमारा कॉमन टर्मिनल N, तो ये क्या हो गया, PNP हो गया, ये हमारा P मिडिल में है, दैट मीन्स NPN हो गया। समझ आ रही है बात, डायोड सर्किट है, सिंबल है, आपको एज इट इज याद रखने हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा समझने वाली कोई बात नहीं है, आपको ये ट्रांजिस्टर के सिंबल्स दैट मीन्स डायोड सर्किट याद रखने हैं। अब चलते हैं हम आज के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है BJT कॉन्फ़िगरेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। सो देखिएगा BJT कॉन्फ़िगरेशन जो होती है बेसिकली 3 टाइप की होती है, एक होता है हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड होता है हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड थर्ड वन होता है हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, CB, CC और क्या बोलते हैं, CE, ठीक है। सो आपकी 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस निकल कर आती है। हो सकता है आपको हमारे वॉइस में थोड़ा सा वेरिएशन फील हो, बट सर्दी के कारण हो रहा है वो, ठीक है। सो देखिएगा कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। अब आपसे एग्जामिनर देखिए, आपको फिलहाल तो इसमें ये देखिए आपका एक हर कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या क्या याद रखना है, इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल, उसके कॉन्फ़िगरेशंस के सिंबल्स, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ आपको शो हो रहा होगा, ये आपका एमिटर है, ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है, क्योंकि ये आपका ग्राउंड एक जंग वेट अ सेकेंड, कहने का मतलब है आपको ये एज इट इज याद रखना है। चलिए इसी में ही बता देते हैं, ये आपका एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ठीक है। ये आपका इनपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट टर्मिनल है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए इसमें ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड क्या हुआ है, ये देखिए ये बेस है तो आप ये बेस यहाँ बना दिया, उसके बाद ये एरो बाहर की ओर जा रहा है, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है और ये बेस ग्राउंड, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेस ग्राउंड किया हुआ है तो आप इसको बोलेंगे ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपको यहाँ से कोई ना तो सिंबल देगा ना कोई डायोड सर्किट देने वाले हैं, आपसे डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में। ये देखिए इनपुट टर्मिनल पूछेंगे, आउटपुट टर्मिनल पूछेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि ग्राउंड टर्मिनल कौन सा है, तो जब आपको ये बातें याद रहेगी तभी तो आप बता पाएंगे। ये देखिए इनपुट टर्मिनल हमारा कौन सा निकल कर आ रहा है, एमिटर, आउटपुट टर्मिनल कौन सा निकल कर आ रहा है, कलेक्टर। ये देखिए इनपुट टर्मिनल हमारा एमिटर निकल कर आ रहा है, आउटपुट टर्मिनल हमारा कलेक्टर निकल कर आ रहा है, और कॉमन जो टर्मिनल होता है वो ग्राउंड टर्मिनल, सॉरी बेस टर्मिनल निकल कर आ रहा है।
ये देखिए, फिर से बता देते हैं, बहुत अच्छे से और बहुत शांति से पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप किसी भी ब्रांच से हैं, जो हम बता रहे हैं आप सुनिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट है, जिसमें ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। चूंकि बेस यहाँ कॉमन है और ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड है, ठीक है। और ये इनपुट टर्मिनल है, ये आपका आउटपुट टर्मिनल है। इनपुट टर्मिनल किस पे है? एमीटर पे है। आउटपुट टर्मिनल किस पे है? कलेक्टर पे। ग्राउंडेड टर्मिनल कौन सा है? ये हमारा बेस है। तो हमने ये बात यहाँ लिखी हुई है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट टर्मिनल कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि आपको ये याद रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे कि कलेक्टर होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट टर्मिनल कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे एमीटर होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ग्राउंडेड टर्मिनल कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे बेस होता है। क्लियर? तो यही बातें हमने यहाँ लिख रखी है। सो देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को हम ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इनपुट टर्मिनल हमारा एमिटर होता है, आउटपुट टर्मिनल हमारा कलेक्टर होता है, और कॉमन ग्राउंडेड टर्मिनल जो होता है हमारा बेस होता है। क्लियर? अब देखिए, अब हम टर्मिनल की तो हमने यहाँ बात कर ली। क्लियर? अब आपको हमने बताए थे कि दो जंक्शंस बनेंगे, ठीक है, बताया था ना हमने आपको। सो देखिए, इनपुट आपसे जंक्शंस भी पूछ सकते हैं ना एग्जाम में कि इनपुट जंक्शन कौन सा है। कॉमन बेस आपसे एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट टर्मिनल कौन सा होता है, आउटपुट टर्मिनल कौन सा होता है, ग्राउंडेड टर्मिनल कौन सा होता है। या फिर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट जंक्शन कौन सा होता है, आउटपुट जंक्शन कौन सा होता है। समझ रहे हैं आप बात को? सो देखिएगा, इनपुट जंक्शन, देखिए इनपुट कहाँ कहाँ कनेक्ट है, ई और बी के बीच में हमारा इनपुट कनेक्ट है। ये देखिए, यहां से ये हमारा एक जंक्शन बन रहा है और हमारा सेकंड जंक्शन ये बन रहा है। क्लियर? तो देखिए, फर्स्ट जंक्शन हमारा निकल कर आ रहा है बेस एमिटर जंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट जंक्शन कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे एमिटर बेस जंक्शन होता है। इसी तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट जंक्शन कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा आउटपुट जंक्शन होता है। ये देखिए, इधर से ये निकल रहा है ना, ये कॉमन है और ये इधर कलेक्टर है, मतलब ये हमारा एक जंक्शन हुआ और ये हमारा जंक्शन J1 क्या होता है, EB, और जंक्शन J2 क्या होता है, BC या CB बोल लीजिए आप। तो आपको इसको याद रखना है, तभी आप इनपुट टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल जंक्शंस बता पाएंगे। क्लियर? या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं इनपुट जंक्शन हमारा बेस एमिटर जंक्शन है और आउटपुट जंक्शन हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निकल कर आता है कि जो आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसका इनपुट रेजिस्टेंस या फिर आप बोल लीजिए इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है। तो आप क्या याद रखना है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है। क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस एग्जाम में न देकर आपसे इनपुट इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं। सो आपको क्या याद रखना है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में तीन बातें तो क्या याद रखनी है, इनपुट टर्मिनल हमारा एमिटर होता है, आउटपुट टर्मिनल हमारा कलेक्टर होता है और कॉमन टर्मिनल हमारा बेस होता है। क्योंकि बेस हमारा कॉमन होता है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉमन बेस ग्राउंडेड कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? इतनी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं जंक्शंस की। देखिए, ये दो जंक्शंस बन रहे हैं, जंक्शन J1, तो हमारा इनपुट जंक्शन कौन सा हो गया, एमिटर बेस जंक्शन J1। देन आउटपुट जंक्शन कौन सा हो गया हमारा, कलेक्टर बेस जंक्शन J2। क्लियर? उसके बाद एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस लो होता है, हाई होता है, मॉडरेट होता है। तो आप क्या बोलेंगे कि इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस का हाई होता है। क्लियर? उसके बाद देखिएगा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे कि आपका वोल्टेज गेन जो होता है जिसे हम AB से डिनोट करते हैं, वोल्टेज गेन कैपिटल AB, मतलब कैपिटल A और इन द बेस ऑफ बीप से हम इसे डिनोट करते हैं, जिसे हम वोल्टेज गेन बोलते हैं। तो आपका जो वोल्टेज गेन होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस का हाई होता है।
क्योंकि वोल्टेज गेन हाई है तो करंट गेन लो होता है। क्लियर। तो यहाँ से 4 से 5 बातें निकल कर आ रही है। इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, वोल्टेज गेन हाई होता है, करंट गेन लो होता है। क्लियर। अब देखिएगा एक फॉर्मूला निकल कर आता है जिसे हम अल्फा का फॉर्मूला बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा मतलब क्या होता है, करंट गेन होता है या फिर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली पूछेंगे कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ठीक है। अब देखिए आपका आउटपुट करंट क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। इनपुट करंट क्या होगा, एमीटर करंट होगा। चूंकि ये देखिए ना, आपका इनपुट टर्मिनल एमीटर है तो इनपुट करंट भी क्या होगा, एमीटर करंट होगा। आउटपुट टर्मिनल क्या है, कलेक्टर करंट है, तो आपका आउटपुट करंट क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा, जिसे हम आईसी से डिनोट करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को। वेट अ सेकेंड। देखिए इनपुट टर्मिनल पे कौन सा है, वेट, एमीटर। तो करंट कौन सा होगा, एमीटर करंट होगा। क्योंकि यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, आउटपुट टर्मिनल अपॉन सॉरी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, जिसे हम आईसी अपॉन आई लिखते हैं, इक्वल टू अल्फा। यहाँ अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, हमारा करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। देखिए आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन क्या करेंगे, अल्फा का फॉर्मूला पूछ लेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, पहली बात तो अल्फा क्या होता है, करंट गेन होता है और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। या तो करंट गेन बोल लीजिए या फिर आप करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोल लीजिए, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, जिसे हम क्या लिखते हैं, आईसी अपॉन आई ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्टर करंट अपॉन एमीटर करंट। ठीक है। क्योंकि हमने आपको जब इससे पहले एक लेक्चर दिया था तो हमने आपको एक रिलेशन बताया था, क्या बताया था, एमीटर करंट जो होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट का सम होता है। क्लियर। या फिर आप ऐसा बोल लीजिए कि हमारा जो एमीटर करंट होता है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम होता है। देखिए अल्फा आईसी अपॉन आई ई, चूंकि हमारा क्या है, एमीटर कलेक्टर सॉरी, यहाँ देखिए वेट अ सेकेंड, यहाँ आपसे 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अल्फा का आपसे फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पहली बात तो अल्फा क्या डिनोट करता है, करंट गेन या फिर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, आईसी अपॉन आई होगा। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे लेस देन 1 होता है, क्योंकि आई ग्रेटर देन आईसी होगा। जब हमारा आईसी का वैल्यू ज्यादा होगा और आईसी का वैल्यू कम होगा और आई का वैल्यू ज्यादा होगा, तो हमारा जो अल्फा निकल कर आएगा वो लेस देन 1 आएगा। क्लियर। कोई भी बात देखिए, जब ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है वैल्यू, तो आपका लेस देन 1 निकल कर आएगा ना। कहने का मतलब है कि आपका जो अल्फा होता है, जिसे हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या फिर क्या बोलते हैं, करंट गेन बोलते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है लेस देन 1 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको ये याद रखना है, पहली बात तो कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, एमीटर करंट अपॉन कलेक्टर करंट। पहला क्वेश्चन, अल्फा क्या डिनोट करता है, करंट गेन या फिर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे लेस देन 1 होती है। क्लियर। अल्फा की वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अल्फा क्या शो करता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या फिर करंट गेन। अल्फा लेस देन 1 होता है। क्लियर। तो देखिए आपसे एग्जामिनर आईसी अपॉन आई न देकर ये भी पूछ सकते हैं, डेल आईसी अपॉन डेल आई क्या डिनोट करेगा। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे, क्योंकि डेल यहाँ क्या शो कर रहा है, किसी भी करंट में चेंजेस। जैसे यहाँ आईसी लिखा है तो कलेक्टर करंट में चेंज को शो कर रहा है और इधर एमीटर करंट में चेंज को शो कर रहा है। क्लियर। तो आपको सबसे पहले याद रखना है अल्फा क्या होता है, करंट गेन होता है और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमीटर करंट। ओके।
सो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, डेल आई सी अपॉन डेल आई ई। यहाँ करंट एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन से आपके 110% क्वेश्चन आएगा, ये चीज हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए एक एक, क्योंकि 3 ही कॉन्फ़िगरेशन है और लास्ट में हम आपको इसका एक टेबल फॉर्म देंगे जो आप एज इट इज याद रखिएगा। आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से 110% आता ही है हर एग्जाम में। इवन यहाँ जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी टेक्निकल एग्जाम होता है तो इस कॉन्फ़िगरेशन से आपके क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको क्या याद रखना है, आपका जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें करंट एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी पॉइंट लिखे हैं सारे क्वेश्चंस हैं, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि करंट एम्प्लीफिकेशन किसमें पॉसिबल नहीं होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल होता है किसमें, तो आप क्या बोलेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि पावर गेन कैसा होता है, किसका, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, तो आपको क्या याद रखना है, पावर गेन जो होता है मॉडरेट होता है। क्लियर। सो आपको ये बातें याद रखनी है सारी। क्या क्या बातें याद रखनी है, देखिए अभी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए हम। इसके पहले हम आपको एक बार बहुत अच्छे से वापस से एक्सप्लेन कर देते हैं, चूंकि देखिए बीजेटी की कॉन्फ़िगरेशन से एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, 3 कॉन्फ़िगरेशंस होती है, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस, जिसका ये जो है सर्किट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम और जूम कर लेते हैं। चलिए, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये इनपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट टर्मिनल है, और ये कॉमन जो है बेस है। क्लियर। इनपुट टर्मिनल जो होता है एमीटर होता है, आउटपुट टर्मिनल जो होता है कलेक्टर होता है, और ग्राउंडेड टर्मिनल जो होता है बेस होता है। क्योंकि यहाँ बेस ग्राउंड होता है इसलिए हम क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। तो आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ से पॉइंट्स देखिएगा। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं हम, ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इनपुट टर्मिनल एमीटर होता है, आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर होता है, कॉमन और ग्राउंडेड टर्मिनल हमारा क्या होता है, बेस होता है। इसके बाद इनपुट जंक्शन J1 बेस एमीटर जंक्शन होता है, आउटपुट जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, करंट गेन क्या होता है, हाई होता है, सॉरी करंट गेन लो होता है, वोल्टेज गेन हाई होता है। अब आपको एज इट इज बातें याद रखनी है, हम आपको इसी वे में और इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। क्लियर। क्योंकि थोड़ा सा भी बीच में डिस्टर्बेंस जरूर हुआ था, लेकिन वहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमने क्लासेस नहीं दे पाए। एक्चुअली हमारे कान में इन्फेक्शन हो गया था, उसके अलावा मुझे सर्दी खांसी वायरल फीवर, फिलहाल सर्दी तो अभी भी है, बट कोई नहीं, अब हमें सिलेबस बहुत जल्दी से फिनिश करना है, फिर हम अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन पे बढ़ेंगे। क्लियर। सो देखिएगा, आपका जो अल्फा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट गेन और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं। अल्फा जो होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट होता है, क्योंकि हमारा आउटपुट जो होता है कलेक्टर करंट होता है और इनपुट करंट जो होता है एमिटर करंट होता है। सो हमारा फाइनली अल्फा निकल कर आता है IC अपॉन IE। इसमें जो IC होता है, वेट, ठीक है, आई आपको रिलेशन देके भी पूछ सकता है कि बताइए आई इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे IC प्लस IB। आपसे अल्फा का मान पूछ सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे <1 होता है। आपसे ये वाला फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं अल्फा का कि चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमिटर करंट किसको शो करता है, तो आप क्या बोलेंगे, अल्फा को शो करता है। अल्फा क्या होता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन होता है। करंट एम्प्लीफिकेशन किसमें पॉसिबल नहीं होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होता है। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन किसमें पॉसिबल होता है, कॉमन बेस में होता है। पावर गेन मॉडरेट किसका होता है, तो आप बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का होता है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गया होगा। आपको ये सारी बातें एज इट इज याद रखनी है। ओके।
सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे, जिसका नाम है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अब देखिएगा, ये हमारा एमीटर है। वेट अ सेकेंड, हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ये हमारा इनपुट में बेस है और आउटपुट में हमारा वेट, ये देखिए, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, अब जैसा कि हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगाइएगा। आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछते हैं कि एमीटर फॉलोवर किस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं, तो आप बोलेंगे कॉमन कलेक्टर। सीसी से हम डिनोट करते हैं। कॉमन कलेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज एमीटर फॉलोवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आउटपुट जो होता है एमीटर वोल्टेज को फॉलो करता है। क्लियर? आपको एज इट इज क्वेश्चन आता है एमीटर फॉलोवर किसको कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कॉमन कलेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज एमीटर फॉलोवर। 5 स्टार लगा लीजिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामिनेशंस में कि एमीटर फॉलोवर किस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं, तो कॉमन कलेक्टर को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो ग्राउंडेड है कौन है? कलेक्टर ग्राउंड है। ये देखिए, कलेक्टर वाला टर्मिनल ग्राउंड है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ग्राउंडेड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाता है? ग्राउंडेड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सेकंड कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं। ओके, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ग्राउंडेड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें जो कलेक्टर होता है वो ग्राउंड होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ भी बातें याद रखनी है। ये देखिए, इनपुट में कौन सा टर्मिनल है? बेस है। आउटपुट में कौन सा टर्मिनल है? एमीटर है। इधर भी देखिए आप थोड़ा सा, ये देखिए, वेट अ सेकेंड, ये देखिए, देखिए ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे हैं, जिसका ये सर्किट डायग्राम है, जिसमें वेट, ये थोड़ा सा रफ कर देते। ये देखिए, चलिए हाइलाइटर को देखिएगा, ये बेस है, ये इनपुट है, ये आउटपुट टर्मिनल है, ये एमीटर है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है? इनपुट टर्मिनल बेस होता है, आउटपुट टर्मिनल एमीटर होता है, कॉमन टर्मिनल हमारा कलेक्टर होता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? ग्राउंडेड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। सो आपको क्या याद रखना है? इनपुट टर्मिनल बेस होता है, आउटपुट टर्मिनल एमीटर होता है, और कॉमन जो होता है यहाँ कलेक्टर होता है। क्लियर? अब इसी तरीके से जैसा हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए पढ़ा, उसी तरीके से यहाँ भी 2 जंक्शन निकल कर आते हैं। देखिए, पहला जंक्शन हमारा कौन सा निकल कर आएगा? बेस कलेक्टर जंक्शन। और दूसरा कौन सा होगा? एमीटर कलेक्टर जंक्शन। ये देखिएगा, इनपुट जंक्शन J1 हमारा क्या होगा? कलेक्टर बेस जंक्शन होगा, और आउटपुट जंक्शन कौन सा होगा? कलेक्टर एमीटर जंक्शन होगा। ठीक है, तो आपको जंक्शन J1 और J2 याद रखने हैं, किसके? कॉमन कलेक्टर के। ठीक है, अब देखिए, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस या फिर इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है, तो आपको क्या याद रखना है? हाई होता है इनपुट रेजिस्टेंस और लो होता है आउटपुट रेजिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट बातें याद रखनी है आपको। इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है। उसी तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन कैसा होता है, तो आप बोलेंगे लो होता है। करंट गेन कैसा होता है, तो आप बोलेंगे हाई होता है। ओके, चूंकि एमीटर करंट बहुत ज्यादा होता है बेस करंट से। ठीक है, तो यहाँ भी एक आउटपुट, जब हम आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, या फिर हम क्या बोलते हैं? आउटपुट करंट यहाँ कौन सी है? एमीटर करंट है। इनपुट करंट यहाँ कौन सी है? बेस करंट है। तो जब हम आई ई अपॉन आई बी को हम डिनोट करते हैं, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? गामा से। कैसे डिनोट करते हैं? गामा से। अब आप पूछेंगे मैम गामा को क्या बोलेंगे, तो गामा हमारे लिए यहाँ पर करंट गेन या फिर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकल कर आता है। क्लियर? वेट अ सेकेंड, वेट,
थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है, वेट कहीं, यस। सो देखिएगा क्या हो रहा है, यस। ये देखिए वोल्टेज गेन लो होगा, करंट गेन हाई होगा, क्योंकि हमें यहाँ आई अपॉन आई बी आउटपुट करंट, आउटपुट टर्मिनल हमारा एमीटर होता है, तो हमारे आउटपुट करंट भी एमीटर करंट होगी। उसी तरीके से हमारा इनपुट टर्मिनल बेस होता है, तो हमारा इनपुट करंट भी बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा निकल कर आया था, उसी तरीके से कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में गामा इंट्रोड्यूस होता है, जिसकी वैल्यू होती है आई अपॉन आई बी। गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि एमिटर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और जब ऊपर न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होगा, तो ऑब्वियसली हमारा जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। सो हमारा यहाँ गामा जो होता है, गामा की आपको डायरेक्टली एग्जामिनर गामा का फॉर्मूला पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आई अपॉन आई बी। गामा लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या फिर 0, तो आप क्या बोलेंगे, हमारा जो गामा होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। क्लियर, आपको ये बात याद रखनी है, और ये रिलेशन भी याद रखना है कि आई अपॉन आई बी प्लस आई सी होता है। ओके, ये देखिए यहाँ ओनली, इसके पहले जब हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तो वहां करंट एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन में करंट एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल है। उस कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, ये देखिए हमने आपको बताया ना, वेट, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या था कि वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल था, और यहाँ क्या है, ये देखिए वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन नॉट पॉसिबल, नो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन इज पॉसिबल। तो आपको जब आप तीनों कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आना है एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या याद रखना है, करंट एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल है, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन नॉट पॉसिबल, और आपका जो पावर गेन होता है वो लोवेस्ट होता है। क्लियर, इसी तरीके से देखिएगा, तो यहाँ आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, आपको सबसे पहले तो इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, कॉमन एमिटर फॉलोवर किस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं। उसके बाद आपसे इनपुट जंक्शन, आउटपुट जंक्शन पूछ लेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस की, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ लेंगे, अल्फा गामा की वैल्यू पूछ लेंगे। अल्फा गामा का फॉर्मूला भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए प्रॉपरली सेशन को जरूर अटेंड करिए। क्लियर, और आपको फिर भी इनकेस कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं, तो हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, गामा जो होता है हमारा एमिटर करंट और बेस करंट के इक्वल होता है, जो कि ग्रेटर देन 1 होता है। क्लियर, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आ रही है हमारी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। चूंकि इसमें एमिटर कॉमन है तो देखिए ये एमिटर ग्राउंडेड होगा। क्लियर, ये देखिए इनपुट टर्मिनल है या आउटपुट टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल हमारा यहाँ बेस है और आउटपुट टर्मिनल हमारा यहाँ कलेक्टर है। तो अब देखिएगा ग्राउंडेड, यहाँ चूंकि हमारा एमिटर ग्राउंड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्राउंडेड एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट टर्मिनल हमारा बेस है, अभी बताया ना हमने, ये देखिएगा इनपुट टर्मिनल हमारा जो है बेस है। ओके, आउटपुट टर्मिनल हमारा जो होता है कलेक्टर होता है, ग्राउंडेड, और हमारा कॉमन टर्मिनल जो होता है एमिटर टर्मिनल होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट देखिएगा इनपुट जंक्शन हमारा क्या निकल कर आया, ये देखिए इनपुट जंक्शन हमारा जो निकल कर आया बेस कलेक्टर जंक्शन निकल कर आया। ये देखिए सॉरी, हाँ क्योंकि हम वेट, कलेक्टर नहीं है ये एमिटर है। ठीक है, ये ग्राउंडेड एमिटर है ना, तो हमारा फर्स्ट जंक्शन निकल कर आया बेस एमिटर जंक्शन, सेकेंड जंक्शन हमारा निकल कर आया कलेक्टर एमिटर जंक्शन। सो देखिएगा बेस हमारा कॉमन है, फर्स्ट हमारा जंक्शन एमिटर बेस जंक्शन, सेकंड हमारा निकल कर आया एमिटर कलेक्टर जंक्शन। ओके, अब देखिए जो आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका इनपुट रेजिस्टेंस भी मॉडरेट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस भी मॉडरेट होता है,
वोल्टेज गेन भी मॉडरेट होता है, करंट गेन भी मॉडरेट होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा आउटपुट करंट और इनपुट करंट क्या होगा, क्योंकि हमारा यहाँ इनपुट टर्मिनल क्या है, बेस है, तो हमारा क्या होगा आउटपुट, हमें क्या देखना है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट देखना है। तो देखिए आउटपुट में टर्मिनल कौन सा है, कलेक्टर है, तो हमारा आउटपुट करंट क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। उसी तरीके से इनपुट पे हमारा टर्मिनल कौन सा है, बेस है, तो हमारा करंट कौन सा होगा, बेस करंट होगा। तो यही तो बात यहाँ लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है ये देखिए, अभी बताई ना हमने, बेटा सेकेंड, आईसी अपॉन आई बी। अब देखिए यहाँ भी यही चीज निकल कर आ रही है, आईसी अपॉन आई बी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, और बीटा को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट, या फिर कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। क्लियर। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको याद रखनी है, तो आपसे एग्जामिनर अल्फा बीटा और गामा का फॉर्मूला पूछते हैं, इसकी वैल्यू पूछते हैं, तो ये लेस देन 1 होता है, गामा ग्रेटर देन 1 होता है, और बीटा की वैल्यू अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो बीटा आपका जो होता है वो भी ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन आपका जो बीटा होता है वो नॉर्मली 20 से 500 के बीच में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, हम सीरियसली बता रहे हैं। बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन से आपके क्वेश्चंस 110% बनेंगे, चाहे आपसे वो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछ लें, चाहे आपसे अल्फा बीटा गामा का क्या बोलते हैं फॉर्मूला पूछ लें, चाहे आपसे इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस पूछ लें, वोल्टेज गेन करंट गेन, इनपुट टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल पूछ लें, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है, इसलिए बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा इन सेशन को। ठीक है, तो देखिएगा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा किस कॉन्फ़िगरेशन में इंट्रोड्यूस होते हैं, तो आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए वेट, क्या याद रखना है आपको, कॉमन एमिटर में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, बीटा। देखिए अच्छा, देखिए एक सेकंड पहले हम आपको बता देते हैं, अभी हमने क्या बताया, कलेक्टर करंट और बेस करंट को हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। बीटा की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 होती है, जिसकी वैल्यू हमारी 200 से 500 के बीच में होती है, किसकी, बीटा की। बीटा को ऐसे डिनोट करते हैं, ये जनरली ग्रेटर देन 1 होता है, और नॉर्मली इसकी वैल्यू जो होती है 20 से 500 होती है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ करंट और वोल्टेज दोनों एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या याद रखना है आपको, वोल्टेज बोथ करंट एंड वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल। पावर गेन सबसे ज्यादा किसका रहता है, हाईएस्ट पावर गेन किस कॉन्फ़िगरेशन का होता है, तो आप बोलेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। पावर गेन हाईएस्ट किस कॉन्फ़िगरेशन का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि पावर गेन हाईएस्ट किस कॉन्फ़िगरेशन का होता है, तो आप बोलेंगे एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। क्लियर। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बताइए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे अल्फा लेस देन 1 होता है, बीटा और गामा ग्रेटर देन 1 होते हैं। उसके बाद आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे आईसी अपॉन आई बी। उसी तरीके से अल्फा गामा का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि करंट और वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन करंट और वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन दोनों किस कॉन्फ़िगरेशन में पॉसिबल होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कॉमन एमिटर में। जब दोनों एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल होगा तभी तो वोल्टेज गेन हाई होगा ना, तो आपको क्या याद रखना है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तीनों कॉन्फ़िगरेशन से 1 से 2 सवाल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एक सेकेंड, क्या याद रखना है आपको, करंट और वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन किसमें पॉसिबल होता है, तो आप बोलेंगे कॉमन एमिटर में। पावर गेन हाईएस्ट किस कॉन्फ़िगरेशन का होता है, तो आप बोलेंगे कॉमन एमिटर में। क्लियर, ये एज इट इज बात है, आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको यहाँ थर्ड कॉन्फ़िगरेशन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ सब मॉडरेट होता है, वोल्टेज गेन करंट गेन भी मॉडरेट होता है। क्लियर। सो आज का हमारा जो टॉपिक था
बीजेटी कॉन्फ़िगरेशंस को लेकर था। सो फाइनली हमारे तीनों कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट हुए और स्टार्टिंग में ये जो हमने आपको डायोड सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर बताया ना, इसका आपको सिर्फ ये सिंबल्स याद रखने हैं ताकि अगर एग्जाम में डायोड सर्किट पूछा जाए ट्रांजिस्टर के तो आप टिक कर पाए। क्लियर? हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है क्योंकि एग्जाम में आपसे सिंबल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रांजिस्टर के। क्लियर? आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। 5 स्टार लगा लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये चीज की हम आपको गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि जो भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, जहां भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जा चुका है वहां बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन से आपका क्वेश्चंस आया हुआ है। तो आपको क्या याद रखना है? 3 कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। जब आप इनके सर्किट याद रखेंगे तो आपको इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल और कॉमन टर्मिनल मिलेगा। इस बेस पे यहाँ इन्होंने बता दिया है, ये देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि ग्राउंड यहाँ है कौन सा टर्मिनल, बेस, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट जो होगा एमीटर करंट होगा, आउटपुट जो होगा कलेक्टर करंट होगा। इनपुट जंक्शन हमारा बेस एमीटर जंक्शन होगा, आउटपुट जंक्शन जो होगा कलेक्टर बेस जंक्शन होगा। फिर आपको इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू याद रखनी है। क्या याद रखना है? इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, वोल्टेज गेन हाई होता है, करंट गेन लो होता है। किसका? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। उसके बाद कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा इंट्रोड्यूस होता है, जिसकी फॉर्मूला होता है कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट। अल्फा जो होता है लेस देन 1 होता है। क्लियर? चूंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, क्या मतलब? कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। क्लियर? आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ओके, सो देखिएगा आई सी का वैल्यू, सॉरी अल्फा का वैल्यू क्या होता है? आई सी अपॉन आई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अल्फा किस कॉन्फ़िगरेशंस में आया है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। क्लियर? उसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमीटर करंट किसको डिनोट करता है, तो आप बोलेंगे अल्फा को। उसके बाद एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि करंट एम्प्लीफिकेशन किस में पॉसिबल नहीं होता है, तो आप बोलेंगे कॉमन बेस में पॉसिबल नहीं होता है। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन किस में पॉसिबल होता है, तो आप बोलेंगे कॉमन बेस में होता है। पावर गेन मॉडरेट किसका होता है, तो कॉमन बेस का होता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसी टाइप से आप दूसरी कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं हम, जिसका नाम है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि यहाँ कलेक्टर कॉमन है इसीलिए इसमें जो कॉमन टर्मिनल रहेगा वो कलेक्टर रहेगा। कॉमन कलेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज एमिटर फॉलोवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। तो एमिटर फॉलोवर किस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं? कॉमन कलेक्टर को बोलते हैं। यहाँ भी इसी तरीके से आपको इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल याद रखने हैं। ठीक है, चूंकि जब आप सर्किट डायग्राम याद रखेंगे तो आपको इनको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ याद रखेंगे कि इनपुट पे बेस है, आउटपुट पे एमीटर है, कॉमन हमारा कलेक्टर है। उसी तरीके से ये देखिए 2 जंक्शंस निकल कर आए हैं। फिर आपसे इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है। ओके, उसके बाद वोल्टेज गेन जो होता है लो होता है, करंट गेन जो होता है हाई होता है। उसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि गामा किस बीजेटी की कॉन्फ़िगरेशन में इंट्रोड्यूस होता है, तो आप बोलेंगे कॉमन कलेक्टर में। ये देखिए कॉमन कलेक्टर में आया ना गामा। क्या होता है गामा? गामा की वैल्यू होती है आई अपॉन आई बी। चूंकि गामा हमारा आई सी बहुत ज्यादा होता है, एमिटर करंट सबसे हाईएस्ट होता है, तो गामा की जो वैल्यू निकल कर आती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। गामा जो होता है हमारा करंट गेन और करंट एम्प्लीफिकेशन को डिनोट करता है। आई जो होता है आई बी प्लस आई सी होता है। ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। क्लियर? अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला और वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस याद रखना है। करंट वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन कहाँ पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल नहीं है।
वोल्टेज गेन किसका हाईएस्ट है, करंट गेन किसका हाईएस्ट है, वोल्टेज पावर गेन कहाँ पर हाईएस्ट है, ये बातें याद रखनी है। ये देखिए पावर गेन सबसे कम किसका होता है, तो आप बोलेंगे कॉमन कलेक्टर का। ठीक है, उसी तरीके से देखिएगा हमारी थर्ड कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आई जिसका नाम है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो देखिएगा इसमें जो इनपुट टर्मिनल है आउटपुट टर्मिनल है ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ कॉमन एमिटर है इसीलिए हमें इसे ग्राउंडेड एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सब बातें याद रखनी, इनपुट टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल। ओके, देखिए अभी हम पढ़ा चुके हैं, सिर्फ हम एक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं आज के लेक्चर का। इनपुट रेजिस्टेंस हमारा एमिटर बेस जंक्शन होता है, आउटपुट जंक्शन हमारा एमिटर कलेक्टर जंक्शन होता है। इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है मॉडरेट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है मॉडरेट होता है, वोल्टेज गेन मॉडरेट होता है, करंट गेन मॉडरेट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो लास्ट वाली हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इनपुट आउटपुट वोल्टेज गेन और करंट गेन मॉडरेट होता है। क्योंकि यहाँ हमारा बीटा इंट्रोड्यूस होता है तो आईसी अपॉन आईबी, बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा कि बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे बीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है 20 से 500 के बीच में होती है। कॉमन एमिटर में करंट और वोल्टेज दोनों एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल होता है और पावर गेन जो होता है हाईएस्ट होता है, किसमें होता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि विच आपका मतलब पावर गेन हाईएस्ट किस कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, तो आप क्या बोलेंगे, कॉमन एमिटर में रहता है। एमिटर फॉलोवर किस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कॉमन कलेक्टर को बोलते हैं। उसके बाद आपसे इनपुट रेजिस्टेंस किसी भी आपसे तीनों कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब है बेस एमिटर कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में आपसे यहाँ से इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस पूछे जाते हैं, वोल्टेज गेन करंट गेन की वैल्यू पूछी जाती है, अल्फा बीटा गामा के फॉर्मूले पूछे जाते हैं और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछी जाती है। अल्फा बीटा गामा किस कॉन्फ़िगरेशन में इंट्रोड्यूस होते हैं वो पूछा जाता है। वोल्टेज गेन करंट गेन और पावर गेन की वैल्यूज पूछी जाती है। यहाँ से स्पेशली अल्फा बीटा गामा से आपके क्या बनते हैं, आपके फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे और आपसे अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पूछी जाती है। तो हमारा बीजेटी चैप्टर की जो जान है ना, समझ रहे हैं आप, मतलब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ मेन टॉपिक्स रहते हैं, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसमें एक जो बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप हर एग्जाम में आता ही आता है, इसीलिए आपको बहुत केयरफुली इस टॉपिक को पढ़ना है और एज इट इज़ याद रखना है। कल हम आपको इसका फाइनल कंक्लूजन देकर आपको इसकी टेबल क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, तब आपको पता चलेगा और उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन देंगे इस टॉपिक का, तो आपको समझ आएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो आज का हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन, वेट अ सेकेंड, सो आज का हमारा जो टॉप क्या था, आज का हमारा जो सेशन था जो कि बेसिकली बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड था, जो कि हम पढ़ चुके हैं और हम आपको ओवरव्यू भी दे चुके हैं, रिवाइज भी करवा चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे वो भी बता चुके हैं। तो आप फाइनली एक बार अपने वीडियोस को वॉच करिएगा, आप अपने लेक्चर्स को वॉच करके अपने नोट्स को प्रिपेयर करिएगा, देन एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा और आप अपने आप से या फिर आप जिस भी बुक को प्रिफर कर रहे हैं तो वहाँ देखिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर, चूँकि हम हो सका तो कल ही या फिर इसके नेक्स्ट सेशन में हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस देंगे जो कि बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होगा। क्लियर, सो आपसे आपके वेट अ सेकेंड, सो आपसे आपकी रेगुलर क्लासेस, आपकी जो ये MPPSC प्रिंसिपल वैकेंसीज के लेक्चर्स जो आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे थे वो आपसे कंटिन्यू प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि मैम लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, तो हम आपको फिर बता देते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी और वो ऐसी हो गई थी कि हम मतलब लेक्चर्स ले भी लेते तो वो पूरा एफर्ट्स मतलब उसमें आपको क्लियरिटी नहीं रहती, क्योंकि सर्दी इतनी हो चुकी थी कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसीलिए हम आपको लेक्चर्स नहीं दे पाए।
ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को तो, ठीक है। लेकिन अब आपको लेक्चर प्रॉपरली रेगुलर वे में मिलेंगे। सो आप चाहे किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल से हैं, सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी बता दीजिएगा कि अब आपको जो भी लोग आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं या देखते हैं, तो आप उनको बता दीजिएगा कि आपसे आपको रोज कंटिन्यू वे में लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, सो फाइनली आज से हमारे लेक्चर स्टार्ट हुए हैं, जिसमें हमने बीजेटी कॉन्फ़िगरेशंस को कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम आपको नए टॉपिक के आगे का कुछ नया टॉपिक पढ़ाएंगे या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन करेंगे इस टॉपिक के, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं चैनल से, तो आप चैनल पे विजिट कीजिए और प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिएगा, क्योंकि आप जब सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए इन बीजेटी कॉन्फ़िगरेशंस के तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।